हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ फॉर यू में। मेरे चैनल का नाम तो ऑनलाइन मैथ फॉर यू है, लेकिन मैं इसमें वीडियो मैथ्स के अलावा अदर सब्जेक्ट की भी डाल रहा हूं। आज से हमने एक नया टॉपिक लिया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। ये शिक्षा मनोविज्ञान यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और बीएड, बीटीसी आदि एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि और भी इसका लाभ उठा सकें। अपने और साथियों के साथ भी इसको शेयर करना, उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी पूरी कंप्लीट लेके चलेंगे हम। इसके बाद में फिर इसका कोई और टॉपिक लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमें ये जानना है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो मीनिंग है हिंदी में, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये जो शिक्षा और मनोविज्ञान दो से मिलकर बना, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो हम शिक्षा को भी जानेंगे कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान को भी जानेंगे मनोविज्ञान क्या है, लेकिन उससे पहले हमें विज्ञान को जानना जरूरी है। पहले विज्ञान को जाने, फिर हम शिक्षा को जानेंगे, तब मनोविज्ञान को जानेंगे, फिर उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान पाएंगे हम। मतलब एक तरफ से लेके चलेंगे इसको हम। ऐसा नहीं है कि सीधा ही शिक्षा मनोविज्ञान की मैं आपको परिभाषा रटा दूं और हो गया बस शिक्षा मनोविज्ञान। नहीं, हम इसके एक एक स्टेप को समझेंगे। तो चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले हमें जानना है विज्ञान। जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो तो विज्ञान के बारे में भली बात ही जानते होंगे, लेकिन जो कला वर्ग के हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। विज्ञान किसी भी विषय का हम जो क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध, सुसंगठित उसका हम जो अध्ययन करते हैं वो विज्ञान होता है। इसमें मैंने एक परिभाषा ले ली है हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो परिभाषा दी है, व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। तो हम यही कह सकते हैं, किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ये हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विज्ञान, किसी विषय का जो क्रमबद्ध अध्ययन है। ऐसा नहीं है किसी कोई बिखरी हुई चीजों का हमारा संग्रह है, बिखरा हुआ डाटा है हमारे पास, वो हमारा विज्ञान नहीं हो सकता। उसका भी हमें क्रमवार उसका करना है अध्ययन, वो विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बस ये शॉर्ट में मैंने इतना बता दिया। होने को तो विज्ञान के बारे में बहुत ही डेप्थ में जा सकते हैं हम, लेकिन नहीं, जो मेन चीज वो बता दी। इसके बाद में आ जाते हैं हम शिक्षा पर। शिक्षा क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा, पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, इसकी परिभाषा भी देखेंगे। तो शाब्दिक अर्थ है इसका, शिक्षा जो है हमारी, वो शिक्ष धातु से मिलकर बनी है, शिक्ष धातु से बनी है। संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ सीखना या सिखाना होता है। मैंने ये शॉर्ट में ही लिख दिया है, आप इसी तरह से एज ए फ्लो चार्ट कर सकते हैं। तो वो अपनी लैंग्वेज में फिर लिखनी होती है हमको। तो ध्यान रखना, शिक्षा जो शब्द आया है हमारा संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से। शिक्ष धातु, शिक्ष का मतलब होता है संस्कृत में सीखना या सिखाना। इसके बाद अब हम चलते हैं, ये तो हो गई हिंदी।
इस शिक्ष धातु की हिंदी, इसकी एजुकेशन की हिंदी है शिक्षा। अब इसके बाद में इसके इंग्लिश वर्ड पे भी चलते हैं, वो किससे बना, कहां से आया, किस भाषा से आया। एजुकेशन, एजुकेशन जो शब्द आया है हमारा, वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से आया है। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है एजुकेशन। लैटिन भाषा का जो एजुकेटम है वो भी दो वर्ड से, लैटिन भाषा के ही दो वर्ड से मिलकर बना है। ए और ड्यूको, ए और ड्यूको दोनों मिलकर एजुकेटम बनाते हैं। तो इसके बाद में अब इस ए का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। मतलब हमारी अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना। या अब देखो, ये मैंने लिख दिया एजुकेशन। जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। एजुकेटम भी लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, ई और ड्यूको। ई इसका मतलब अंदर से, और ड्यूको का मतलब बाहर निकालना, ए और ड्यूको। और ये जो और भी हैं, दो वर्ड और भी हैं लैटिन भाषा के, एडुकेयर और एडुसियर। इनको भी एजुकेशन शब्द का मूल माना जाता है। इनका भी वही अर्थ होता है कि हमारे अंदर छिपी शक्तियों को बाहर निकालना, उनका विकास करना, हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करना। ये इसका हो गया एडुकेयर और एडुसियर का। अब इसके बाद में अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं शिक्षा से संबंधित। तो चलिए अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा बहुत सारे शिक्षाविदों ने दी, उसमें से मैंने मुख्य कुछ लिखी हैं जो इम्पोर्टेंट सी हैं, उनको मैंने लिख लिया है। तो कोशिश मैंने ये की है कि ज्यादातर सभी उनको सम्मिलित कर लिया जाए, जो मुख्य हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उनमें से मैंने कुछ लिखी हैं। ये 5 लिखी मैंने, 7 परिभाषाएं लिखी हैं, 5 आ गई हैं बोर्ड पे। इसके बाद में 2 और लिखूंगा मैं। पहली परिभाषा है, फ्रोबेल महोदय ने दी है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। एक प्रोसेस है ये। शिक्षा एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा बालक अपना विकास करता है। तो ये इन परिभाषाओं को मैं ये बता दूं कि इन वीडियो को रोक के इन परिभाषाओं को लिख जरूर लेना, काम आएंगी ये। क्योंकि कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर बुक में ये परिभाषाएं सभी नहीं मिल पाती। मैंने जगह जगह से ये कलेक्ट की हैं, उसके बाद एक जगह किया मैंने इनको, तो ये सबको लिख लेना। दूसरी परिभाषा जो दी है वो दी है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जो अंतर्निहित, जो हमारे अंदर है, हमारे अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। इसके बाद आते हैं अरस्तु महोदय। अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये बोला है अरस्तु ने। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, या मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। इसके बाद में प्लेटो ने कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है, उस ट्रेनिंग से है जो अच्छी आदतों के द्वारा, अच्छी आदतों मतलब गुड हैबिट्स के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास करती है। बालक के अंदर जो अच्छी आदतों के द्वारा
नैतिकता का विकास होता है, वो ही शिक्षा है। ये बोला है प्लेटो ने। इसके बाद में कांट ने बोला है शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है, जिसको वो प्राप्त कर सकता है, जिस पर पहुंच सकता है, तो ये उसकी पूर्णता का विकास है। अब इसके बाद में दो डेफिनेशन, इसकी दो परिभाषा और रह गई हैं, उनको और लिख लेते हैं। अब छठी परिभाषा आती है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने की है ये परिभाषा। इन्होंने कहा शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, अच्छी लगी कि इन्होंने कहा शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों, जो हमारे जो इंटरनल, जो हमारे अंदर की शक्तियां हैं, अंदर की शक्तियों और बाह्य जगत के मध्य, उन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना है, यही शिक्षा है। अंदर की शक्तियां और बाह्य जगत, इन दोनों के मध्य में, इन दोनों को रिलेट करना, इनके बीच में समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा है। अब लास्ट इसकी परिभाषा आती है, लास्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएड में तो अक्सर पूछ ली जाती है, और बीएड के किसी भी पेपर में, चाहे वो टीचिंग वाला है या तुम्हारा जो कंपलसरी होते हैं, चाहे 4 पेपर वो उनमें है, किसी में भी ये पूछ ली जाती है। कंपलसरी वाले में भी पूछ सकते हैं परिभाषा को, मतलब शिक्षा की परिभाषा तो किसी पेपर में पूछी जा सकती है, और ये परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अच्छी परिभाषा दी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। कितनी अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने, महात्मा गांधी ने। इन्होंने कहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण, मतलब सर्वांगीण का मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में विकास, हमारा हर क्षेत्र में विकास, सर्वांगीण ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण और सर्वोत्तम, सबसे उत्तम विकास से, ये महात्मा गांधी की परिभाषा है। अब हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा? एक तुमने विज्ञान पढ़ा, फिर शिक्षा पढ़ा, अब हम जानते हैं मनोविज्ञान के बारे में। आइए अब मनोविज्ञान के बारे में समझते हैं। मनोविज्ञान, जैसा कि इसके शब्द से ही पता लगा, मनोविज्ञान मन को जानने वाला विज्ञान, मनोविज्ञान मन को जानने वाला विज्ञान। अब हम इसमें देखते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ भी अलग अलग शताब्दी में अलग अलग लिया गया, किसी शताब्दी में कुछ, किसी शताब्दी में कुछ। तो इसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा। पहला वाला हिस्सा है 15वीं शताब्दी तक, जो 15वीं शताब्दी थी उस तक जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, कि ये आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो हिंदी वर्ड है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी को भी हम, इस साइकोलॉजी शब्द को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो यह है साइके प्लस लोगोस, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ये थी हमारी ग्रीक भाषा में इसको साइके और लोगोस 2 वर्ड से लिया गया। तो साइके का मतलब होता है आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है साइंस, विज्ञान या शास्त्र। तो साइके और लोगोस, साइके आत्मा, लोगोस विज्ञान, तो सीधा सा मतलब पता लग गया हमें, आत्मा का विज्ञान। ये 15वीं शताब्दी तक माना गया। उसके बाद में
जब हम मतलब ये अब बात आई कि आत्मा का विज्ञान, इसको फिर बाद में नहीं माना गया, कारण कि आत्मा को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सका कि आत्मा क्या है, आत्मा का रंग रूप क्या है, किस तरह की होती है। तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर नहीं मिल पाए, तो ये परिभाषा भी विवादास्पद रही। विवादास्पद होने के कारण इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद आते हैं, थोड़े से आगे बढ़े 16वीं और 17वीं शताब्दी में। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बोल दिया कि ये अमान्य है परिभाषा, जो आत्मा का विज्ञान है, इसको मान लिया गया मन का विज्ञान। अब मन का विज्ञान मानना भी इसी शताब्दी में रहा, लेकिन कुछ कारणों से वो भी अमान्य घोषित कर दिया गया, वो भी अमान्य हो गया। इसमें मन का विज्ञान भी नहीं माना गया इसे आगे चल के। अब 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में, 18वीं से 19वीं शताब्दी में ये माना गया कि जो मनुष्य है, मानव है, वो एक चेतन प्राणी है, चेतना है उसके अंदर, वो चेतन प्राणी है। तो इसको मान लिया गया कि ये चेतना का विज्ञान है, जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। तो ये भी आगे चल के परिभाषा, इसको भी आगे इम्प्रूव किया गया, तो आगे चल के ये भी नहीं मानी गई। और आगे 20वीं शताब्दी में, अब 20वीं शताब्दी से लेकर अब तक इसको व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। इसके मतलब ये है, जो मनोविज्ञान है आज की दृष्टि से देखें तो मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो ये व्यवहार का विज्ञान हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि इनकी तो बहुत ज्यादा कोई इतनी परिभाषाएं नहीं मिली, लेकिन जो चेतना का विज्ञान है, कुछ जो मनोवैज्ञानिकों ने माना, चेतना का विज्ञान माना, जिन्होंने माना, तो उनकी परिभाषाएं लेंगे हम थोड़ी सी। और जिन्होंने मानव व्यवहार का विज्ञान, कुछ उन लोगों की भी परिभाषाएं देखेंगे। तो ये सारी परिभाषाएं आप नोट जरूर कर लेना। तो मैं जरा इनको लिखता हूं। फिर पहले हम देखते हैं चेतना का विज्ञान। तो इसकी परिभाषा मैंने इन दो लोगों की ली है, विलियम जेम्स और विलियम वुंट। विलियम जेम्स ने कहा, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना की दशाओं के वर्णन, चेतना की दशाओं के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। चेतनाओं की दशा, जो चेतना की दशा होती है, चेतनाओं की दशाओं के वर्णन और उनकी व्याख्या के रूप में दी जा सकती है, ये विलियम जेम्स ने कहा। अब विलियम वुंट क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु बाह्य अनुभव के विरुद्ध मनोविज्ञान को उसकी जांच करनी है। बाह्य अनुभव के विरुद्ध, बाह्य अनुभव को एक्सक्लूड किया गया, के विरुद्ध उसकी जांच करनी, जिसको हम आंतरिक अनुभव कहते हैं, अंदर के अनुभव कहते हैं, आंतरिक अनुभव कहते हैं। अर्थात हमारी संवेदना और अनुभूति, हमारे विचार और संकल्प, जो अंदर की जो हमारी अनुभूतियां हैं, संकल्प है, उनकी जांच करना ही हमारा ये उसके अंतर्गत आता है, चेतना के विज्ञान के अंतर्गत। अब ज्यादातर परिभाषाएं जो दी गई हैं वो दी हैं व्यवहार के विज्ञान के रूप में, जब माना है 20वीं सदी से लेकर आज तक 21वीं सदी में भी। तो इस शताब्दी में 20वीं से अब तक इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना गया। तो इसकी परिभाषाएं ज्यादा हैं, तो इनकी परिभाषाएं और देखते हैं। अब हम परिभाषाएं लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना। तो ये है, पहले तो है ये पिल्सबरी। इन्होंने कहा, सबसे अधिक संतोषजनक रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में, तो इन्होंने व्यवहार का विज्ञान माना इसको। इसके बाद में वाटसन की परिभाषा है, एक ऐसा मनोविज्ञान लिखना संभव है जिसकी व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा दी जा सकती है। वही मिलती जुलती बात कही है और व्यवहार का विज्ञान ही माना है, इनकी परिभाषाओं से पता लग रहा।
इसके बाद मैकडूगल है, मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। तो ये भी इनकी परिभाषा व्यवहार के विज्ञान के रूप में है। टाउलस महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो ये मैंने परिभाषाएं लिखी है कुछ। अब इन परिभाषाओं को वीडियो रोककर आप लोग लिख लेना। इसके आगे फिर कल हम दूसरा टॉपिक लेंगे। अब फिलहाल ये ध्यान रखना, ये जो परिभाषाएं हैं ये कहीं एक बुक में नहीं मिल पाएंगी, तो इसलिए आप इनको लिख लो तो ही अच्छा है, ताकि बार बार आप रिवीजन इनका कर सको। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।